चैट में ये अपडेट कीजिए कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक बात पढ़ी थी, और फिर हम आज की क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक मुझे याद है चैप्टर 3 हम लोग एंड कर चुके थे। चैप्टर 3 हम लोग एंड कर चुके थे। चैप्टर 3 का एक सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा था, और उस सवाल का जवाब मैंने कहा था कि आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है मैंने एक सवाल आप लोगों को करने को खुद से दिया था, और आप लोगों को बोला था आप लोगों ने घर से, मतलब घर में खुद से इसको सॉल्व करना है। ऐसा ही हुआ था, मैंने सवाल दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो सवाल का जवाब क्या था भाई? वो एग्जैक्टली तो मुझे सवाल याद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इस एतबार से कि भाई एक एलिमेंट था, एलिमेंट एक्स, एलिमेंट एक्स की आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई थी, आयनाइजेशन पोटेंशियल सवाल में मौजूद थे, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन, इसी तरीके से 7 आयनाइजेशन एनर्जीज उस सवाल में मौजूद थी, ठीक है। ऐसा ही था, और कोई भी वैल्यू थी, मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं क्या वैल्यू थी, ऐसी मैंने सवाल करवा दिया था आप लोगों को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 180 करते हैं, ये 248 करते हैं, 397 करते हैं, और ये हमारे पास 459 करते हैं, ये 5007 करते हैं, ये 6284 करते हैं, ये 7840 करते हैं, ठीक है भाई। कुछ इस टाइप का सवाल था, और पूछा गया था कि द आयनाइजेशन पोटेंशियल of element X ionization potential of element X are given below. To which group X belong? ठीक है भाई, कुछ इस टाइप का सवाल था, और आयनाइजेशन पोटेंशियल आप लोगों को सेकेंड ईयर में सर शाम ने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, हाइड्रेशन वगैरह, ये तमाम बातें बहुत डिटेल में सर शाम ने आप लोगों को पढ़ाई हैं। चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इनका जिक्र था, तो मैंने भी इनका जिक्र कर दिया है, ठीक है। तो जरा इस सवाल का जवाब बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे करेक्ट जवाब भी दे रहे हैं, कुछ बच्चों को मेरे ख्याल से सवाल समझ में नहीं आया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। द एलिमेंट which is being observed in this question belongs to group 4a
और ग्रुप 4A में होने की एक बहुत सॉलिड वजह यहाँ पे मौजूद है, वो है इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज। मेजॉरिटी जिन बच्चों ने जवाब गलत दिया उनकी मैं बात करूं, उनमें मेजॉरिटी का ये जहन होगा कि एक एलिमेंट की 7 आयनाइजेशन पोटेंशियल दी हुई है, यानी कि 7th ग्रुप में मौजूद है, यही होगा। ठीक है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की एनर्जीज की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, यानी कि ये 7 ग्रुप में मौजूद है। ठीक है, जबकि एक बड़ी तादाद ने करेक्ट आंसर भी सेंड किया मुझे, क्योंकि उन्होंने इन आयनाइजेशन पोटेंशियल में उस पैटर्न को ऑब्जर्व किया। देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल में अगर वो 4 भी हो जाए, 5, 6, 7 हो जाए, वो 10 की वैल्यू भी अगर मैं दे दूं तो क्या एलिमेंट ग्रुप 10 में एग्जिस्ट करेगा? नहीं बेटा, 10 आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब सिर्फ इतना है कि एक एलिमेंट में से 10 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ऑब्जर्वेशन हमने रखी कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी थी, इस तरीके से 10वें इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी। आप लोग जानते हैं एक बात कि आयनाइजेशन पोटेंशियल से मुराद होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम। ऐसा ही होता है, यानी कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है गैसियस स्टेट में से, उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल बेटा, एक एलिमेंट है M, इसको आपने एनर्जी दी और ये बन गया M+1, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। बेटा ये कंसीडर करी जाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, या इसको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, M प्लस बन जाएगा M2+ और एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसी तरीके से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है बेटा। तो देखें, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब किसी स्पीशी, किसी एटम में से एक पहला इलेक्ट्रॉन जो निकाला जाएगा वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। ठीक है, उसी स्पीशी में से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कहलाई जाएगी थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इस सवाल का सॉल्यूशन बताने से पहले मुझे एक बात बताइए कि एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बताइएगा बेटा मुझे। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के कंपैरिजन में सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के मुकाबले में सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? तो एक बड़ी तादाद ये कह रही है कि ज्यादा होगी, और बिल्कुल करेक्ट कह रही है, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज, जिसको प्रोटॉनिक अट्रैक्शन भी बोलते हैं, प्रोटॉनिक चार्ज भी बोलते हैं, वो बढ़ जाएगी। तो अब जो वैलेंस शेल था वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा करीब आ जाएगा पहले के मुकाबले में, तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अब ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और सेकंड के मुकाबले में थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। ऐसा ही होगा।
ठीक है, अब जरा सुनिए, अब जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। ये थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गई। थर्ड आयनाइजेशन के बाद एलिमेंट, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। ठीक है भाई, अब जब ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज करने जा रहा है, इसने बना दिया कुछ इस तरीके से, गौर से देखते जाइए। अब जरा मुझे एक बात बताइए कि एक स्पीशी है, एक स्पीशी है जिसकी मैंने 5 आयनाइजेशन पोटेंशियल को अभी मेंशन कर दिया, 5 आयनाइजेशन पोटेंशियल हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर इस स्पीशी के आखिरी शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, जिसकी मैंने 5 आयनाइजेशन को डिस्कस किया, अगर इसके आखिरी शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये जो ऑब्जर्वेशन आपने ली है 1 2 3 4 5, ये जो 5 ऑब्जर्वेशन आपने ली हैं, और ये स्पीशी अपने आखिरी शेल में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, तो बताइए कि इन 5 आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगी। इन 5 आयनाइजेशंस में क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी अगर ये जो स्पीशी एम है, इसके आखिरी शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद हैं, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी? बताइए, हम क्या ऑब्जर्वेशन लेंगे? वेरी गुड, बुशरा ने, मरियम कमर ने जवाब दिया कि सर अगर आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, आखिरी शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जब वो तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, यानी ये तीनों का आयनाइजेशन हमने कर लिया, अब यहां पे जा रहे हैं, तो इसके बाद जो यहां पे आयनाइजेशन होगी, इसकी एनर्जी बहुत 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 ज्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी बहुत 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 ज्यादा होगी। इतनी बार बहुत क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत हाई वैल्यू होगी। कंसेक्यूटिव जो डिफरेंस आते हैं, वो डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के दरमियान, कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब वैलेंस शेल खाली हो गया है, अब सेकंड लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो वैलेंस शेल के मुकाबले में और ज्यादा नियरेस्ट है, तो यहां पे और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, सभी का अहमद ने भी करेक्ट जवाब दिया है। ठीक है, और मरियम जमील ने भी करेक्ट जवाब दिया है। तो वही ऑब्जर्वेशन बेटा इस टेबल पे लेकर आइए। अब आ जाइए इस सवाल पे, ये जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे थोड़ी बहुत बनाई है, और जिनके नहीं बन पाई कोई मसला नहीं, वो इस सवाल को गौर से देखें कि देखें एक एलिमेंट है एक्स और उसकी 7 आयनाइजेशन एनर्जीज आपके पास मौजूद है। अगर पूछा जाए कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जीज में डिफरेंस फाइंड कीजिए। जहां पे डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा डिफरेंस जहां पे आएगा, यानी कि वहां पे शेल चेंज हुआ है, और जब शेल चेंज हो तो इसका मतलब है कि अगर इन दोनों के दरमियान शेल चेंज हो रहा है, तो मींस यहां तक आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, फिर इन दोनों में डिफरेंस कितना है, फिर इन दोनों में डिफरेंस कितना है, और इन दोनों में डिफरेंस। इसी तरीके से फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ में डिफरेंस फाइंड कीजिए। आई होप कि आप लोगों को सिर्फ देखने से विदाउट कैलकुलेटर आइडिया हो रहा होगा कि सबसे ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में है। ठीक है, कि सिर्फ वैल्यूज को देखने से आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि सबसे ज्यादा डिफरेंस फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान है। क्या मैं सही कह रहा हूं? बताइए बच्चों,
इन तमाम वैल्यूज को देखिए, इस टेबल में जितनी वैल्यूज मौजूद हैं और इन वैल्यूज में इस आप बेटा नेहा फरहत, ये फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, इस तरह 7 तक जाइए, कंसेक्यूटिव वैल्यूज में डिफरेंस फाइंड करिए। कंसेक्यूटिव वैल्यूज में डिफरेंस फाइंड करके बताइए बेटा नेहा कि सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है, सॉरी क्या है से ज्यादा लफ्ज ये है कि किस में है डिफरेंस। जी बेटा नेहा, सबसे ज्यादा डिफरेंस बताइए। आप सबसे ज्यादा डिफरेंस बता रही है 5th एंड 6th। तो बेटा 5th एंड 6th में डिफरेंस अगर मैं इसको 600 भी कंसीडर कर लूं तो 1000 का डिफरेंस है यहां पर, ठीक है। मैं एक एवरेज डिफरेंस की बात करूंगी, 1000 का है, और यहां पे कितना डिफरेंस है, यहां पे 4500 का डिफरेंस है। बेटा आपने तो डिफरेंस ही गलत फाइंड किया, तो पहले डिफरेंस फाइंड करें। 4th और 5th में ऑन एवरेज 4500 का डिफरेंस है और यहाँ पे ऑन एवरेज 1000 का डिफरेंस है। डिफरेंस फाइंड करें तो डिफरेंस यहाँ पे आए कि भाई इन दोनों के दरमियान सबसे ज्यादा डिफरेंस है। बिटवीन 4th एंड 5th आयनाइजेशन देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो इट मींस कि 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो 5वां इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 5वां इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी अगर चाहिए हो एक आयनाइजेशन टेबल में तो इट मींस के शेल चेंज हो गया। शेल चेंज हो जाने का मतलब क्या होगा, वैलेंस शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए हमने ग्रुप 4A को मार्क किया। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया ये। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सवाल खत्म हुआ। आखिरी क्लास जो हमारी चैप्टर 3 की हुई थी उसमें हमने ट्रेंड का डिस्कशन किया था। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर और हाइड्रेशन का डिस्कशन किया था। उससे रिलेटेड चंद सवाल हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे और एक सवाल मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। उस सवाल से मिलती जुलती बात हमने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि मुझे वैल्यूज एग्जैक्टली याद नहीं थी तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज मिलती जुलती लिख दी और वो बात समझाई कि भाई इस तरीके से जब भी कोई सवाल आए तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है उनमें कंसेक्यूटिव वैल्यूज में डिफरेंस फाइंड कीजिए। डिफरेंस फाइंड जब करेंगे तो सबसे ज्यादा डिफरेंस जहां पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे 4th और 5th में सबसे ज्यादा डिफरेंस आया, तो हम क्या करेंगे कि 4th और 5th में सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 4th के बाद 5th इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, यानी कि 4th इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद शेल चेंज हो रहा है। 4th इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद शेल चेंज हो रहा है, और जब शेल चेंज हो जाए 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने का मतलब यह है कि वो एलिमेंट ग्रुप 4A से बिलोंग करता है। ठीक है भाई, यहां पे चैप्टर 3 हो गया आप लोगों का खत्म। ठीक है, चैप्टर 3 हो गया आप लोगों का खत्म। और सर आपको चैप्टर 8 पढ़ाना है सर, सर चैप्टर 2 पढ़ाएंगे? हाँ बोला है पूछो है मतलब सर ने पूछा है ना कि नेक्स्ट चैप्टर आप जो बोलेंगे मैं वो पढ़ा दूंगा, बाकी तो अब के इन लोगों से एक ही चैप्टर बाकी है? चैप्टर 8 पढ़ाना है मुझे। ठीक है भाई, पढ़ा देंगे चैप्टर 8।
ठीक है भाई। M13, 14, 15 में 7 चल रहा था, 7 खत्म हो गया बच्चों आप तमाम लोगों का? आपके ग्रुप में चैप्टर 7 एंड हो गया? 15 से पूछिए। चल रहा है अभी, यानी कि 2 स्टार्ट नहीं हुआ, 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, 7 चल रहा है। बाकी M15 में चैप्टर 4 थोड़ा रहता है, बाकी 13, 14 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड हो चुके हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक है, M13 में चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप तमाम ग्रुप्स में ऑलमोस्ट हो चुका है। जैसे 15 में 4 कंप्लीट नहीं हुआ, 13 में 2 कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छा 14 में 2 स्टार्ट भी नहीं हुआ। सही है, कोई मसला नहीं है। 15 में भी स्टार्ट नहीं हुआ था 2। ठीक है, तो सरासर आप लोगों को 2 पढ़ा देंगे, तो एक ग्रुप का आधे से ज्यादा जो है हो गया था। सरासर आप लोग को और डिटेल में पढ़ा देंगे शुरू से एंड तक। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट कर लेंगे। सही। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 8 काइनेटिक्स की हेडिंग मेंशन कीजिए। न्यू चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है और आप लोग की चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये मेरा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, अभी आप लोग का चैप्टर 7 चल रहा है, चैप्टर 2 फिर डॉक्टर असद पढ़ा देंगे। तो चैप्टर 8 जिस दिन मेरा एंड होगा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हम लोगों का सिलेबस एंड हो जाएगा, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले काइनेटिक्स की हेडिंग मेंशन कीजिए। काइनेटिक्स की हेडिंग मेंशन कीजिए और लिखिए। ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, थोड़ा आगे जाके कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो लिखना शुरू कीजिए कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reaction, mechanism, route of the reaction, and the factors affecting the rate of reaction. ठीक है, काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म रूट ऑफ द रिएक्शन डिस्कस करते हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करते हैं। अब हमारा सिलेबस
जो लिमिटेड सिलेबस है उसमें हम लोग मैकेनिज्म रूट ऑफ द रिएक्शन को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मैकेनिज्म रूट को हम लोग सिर्फ थॉरली डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी सिंध बोर्ड की किताब में मैकेनिज्म रूट की कोई थ्योरी मौजूद नहीं है। जैसे पंजाब बोर्ड की किताब में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी मौजूद है, कॉलिजन थ्योरी मौजूद है, तो वो उन थ्योरीज का जिक्र हम लोग करेंगे जरूर, उन थ्योरी के जो कंक्लूजन है उनको पढ़ेंगे जरूर, लेकिन उनका डिटेल डिस्कशन हमारे पास नहीं होगा। तो हमारा जो डिटेल डिस्कशन होगा वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो भाई काइनेटिक्स की डेफिनेशन मेंशन कीजिए और उसके बाद हेडिंग डालिए रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की हेडिंग मेंशन कीजिए। काइनेटिक्स की हेडिंग के बाद रेट ऑफ रिएक्शन की हेडिंग डालिए और लिखिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन per unit time। Rate of reaction is the change in concentration per unit time। Change in concentration per unit time। अब देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम हम लोग डिफरेंट रिस्पेक्ट से पढ़ सकते हैं। हम रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट से भी पढ़ सकते हैं, हम प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट से भी पढ़ सकते हैं। अगर हम रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट से पढ़ेंगे तो द चेंज विल बी डिक्रीज्ड, और अगर हम प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट से पढ़ेंगे तो चेंज का मतलब होगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, काइनेटिक्स में ग्राफ्स का बहुत काम है। ग्राफ्स अगर आपको समझ में आते हैं, ग्राफ्स आप देखकर अगर बात को पहचान सकते हैं कि बात क्या हो रही है, तो काइनेटिक्स में मुश्किल सवाल तो समझ लें आप लोगों के लिए है ही नहीं। काइनेटिक्स में सवाल सिर्फ उस वक्त मुश्किल होंगे जब ग्राफिकल क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अगर आप ग्राफ को समझ सकते हैं तो इसका मतलब है काइनेटिक्स में आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन। आप लोगों को ये मालूम होगा कि ग्राफ में एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस पे किस वैल्यू को प्लेस करते हैं और वाई एक्सिस पे किस वैल्यू को प्लेस करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को मालूम होगी। ठीक है, कि एक्स एक्सिस पे हम लोग मेंशन करते हैं इंडिपेंडेंट फैक्टर, और वाई एक्सिस पे वो फैक्टर प्लेस करते हैं जो एक्स एक्सिस पे डिपेंड करे। अब देखिए हमारे पास वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, टाइम का रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन टाइम गुजरने पर रिएक्शन प्रोसीड होता है और टाइम गुजरने पर कंसंट्रेशन कम या ज्यादा ऑब्जर्व करी जाती है। तो हमारे पास ग्राफ का कर्व कुछ ऐसे ऑब्टेन हो गया, ये हमारे पास ग्राफ का कर्व आ गया। तो आप में से कितने बच्चे इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि यहां पे कंसंट्रेशन में क्या चेंज ऑब्जर्व किया जा रहा है? ठीक है, कि कंसंट्रेशन में क्या चेंज ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो देखिए कंसंट्रेशन वक्त गुजरने पर कम हो रही है, यानी कि दिस ग्राफ इज for the decrease in concentration per unit time, decrease in concentration
पर यूनिट टाइम। देखिए, अगर कंसंट्रेशन चेंज पर यूनिट टाइम है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, अब वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये तमाम बातें रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन जब मैं स्पेसिफिकली एक बात कह रहा हूं, एक बात पढ़ रहा हूं स्पेसिफिकली डिक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो ऑब्वियसली यहां पर बात विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हो रही है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वक्त गुजरने पर डिक्रीज होगी। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है जो कि हमारे पास बनता है रेट ऑफ कंजप्शन। रेट ऑफ कंजप्शन, जिसको रेट ऑफ डिसअपेरेंस भी कहते हैं। रेट ऑफ कंजप्शन, जिसको रेट ऑफ डिसअपेरेंस भी पढ़ा जाता है, रेट ऑफ कंजप्शन या रेट ऑफ डिसअपेरेंस। ठीक है, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट पढ़ूं तो हमारे पास इसको रेट ऑफ कंजप्शन या रेट ऑफ डिसअपेरेंस कहा जाता है। इसी तरीके से यहां पे ग्राफ अगर मैं एक और ड्रॉ करूं, और मेरे पास कर्व कुछ ऐसे ऑब्टेन हो जाए, तो अब आप लोग पहचान सकते हैं कि भाई जब यहां पे आपने बोला था कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन थी, तो यहां पे कंसंट्रेशन में क्या चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग? यहां पे आप लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर इसको हम रेट ऑफ अपीयरेंस भी कहते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ अपीयरेंस भी पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यहाँ पे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन भी पढ़ा जाता है, यहाँ पे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन भी पढ़ा जाएगा। स्पेसिफिकली जब पढ़ा जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन के मजीद दो नाम हो जाएंगे जिनको रेट ऑफ कंजप्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से दो ग्राफ्स और देख लें, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन से आगे बढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में हमारे पास टोटल 4 टर्मिनोलॉजीज हैं, जिनमें से 2 हमने पढ़ ली हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ कंजप्शन। इसी तरीके से 2 टर्मिनोलॉजीज और पढ़ लीजिए। ठीक है भाई, अब फॉर एग्जाम्पल ये था एक टाइम, इसको हमने x कह दिया चूंकि वो x एक्सिस से है, और ये y एक्सिस पे y कहलाया। ठीक है भाई, इसी तरीके से एक यहां पे ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। तो भाई इसको नाम दे दिया x1 का, इसको नाम दे दिया x2 का, इसको नाम दे दिया y1 का, इसको नाम दे दिया y2 का, और इसको नाम दे दिया y1 का। ठीक है भाई, हमारे पास
टाइम की दो वैल्यूज हो गई x1 और x2, और कंसंट्रेशन की दो वैल्यूज हो गई y1 और y2। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वक्त गुजरने पर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो हमने इस तरीके से पढ़ा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये रेट हो गया बेटा। रेट हमारे पास कंसंट्रेशन ओवर टाइम होता है, और कंसंट्रेशन ओवर टाइम को फिल वक्त हमने पढ़ा तो कंसंट्रेशन दो मौजूद थी। क्यों? क्योंकि हम दो टाइम स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंस पे, दो टाइम के दरमियान, ठीक है, इसको हम बोलेंगे टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहां पे बेटा रेट की क्या डेफिनेशन बनेगी कि चेंज इन कंसंट्रेशन बिटवीन टू specific time interval between two specific time intervals। और इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से एक आखिरी टर्मिनोलॉजी देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन में हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजप्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक आखिरी टर्मिनोलॉजी के लिए चौथा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए इसको बेटा। ये टाइम, ये कंसंट्रेशन, ये ओरिजिन, हमारे पास ग्राफ का कर्व ये रहा। और मैंने आप लोगों से कहा कि भाई फॉर एग्जांपल टाइम था हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये मिनट्स हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई स्पेसिफिकली बताइए 15th मिनट पे क्या रेट था, तो आप 15th मिनट पे पहले कंसंट्रेशन देखेंगे। कैसे? ग्राफ के जरिए। आपने 15th मिनट पे कंसंट्रेशन देखी और आप रेट फाइंड करेंगे। तो ये फाइंडिंग क्या होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन at any specific time instant, rate of reaction at any specific time instant को पढ़ा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसको वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी पढ़ा जाता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए dx ओवर dt की रिप्रेजेंटेशन हम लेकर आते हैं। x से मुराद कंसंट्रेशन, dx चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है बेटा, ये चार टर्मिनोलॉजीज हुई। एक रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास चार बातें हुई। कौन कौन सी? एक रेट ऑफ कंजप्शन, एक रेट ऑफ फॉर्मेशन, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इन चार बातों को कॉपी कीजिए। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।